नेट दिसलो हाँ यार ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೈತಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಮಂಡ್ ಅವ್ರಸ್ बस बंदा वाया मारते थी बंद की नेट थी खोलगा बंद की हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम नाउ वॉइस इज क्लियर मेरी आवाज आ रही है आप लोग को हेलो इट्स शोइंग सर जी ओके तो स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से कुछ लोगों को स्लाइड्स नहीं शो हो रही थी तो इसलिए मैंने वो फिर एंड कर दिया था ओके सो नाउ स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अगेन सो आज की मेरी प्रेजेंटेशन है गेट मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं मोहम्मद अमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा Okay, so first of all we will start from the definition of the gait. So gait क्या है कि person manner of walking या sequence of walking एक बंदा किस तरह चलता है उसके चलने का अंदाज को बेसिकली जस्ट गेट कहते हैं गेट के फर्दर साइकिल्स पर मबनी होता है जिसमें जिसके मैं अब जिसके बारे में मैं आपको आगे अभी बताऊंगा अच्छा गेट साइकिल क्या होता है बेसिकली जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि जो द सीक्वेंस ऑफ मोशन अकरिंग बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव इनिशियल कांटेक्ट ऑफ द सेम फुट यानी कि जो स्ट्राइड लेंथ जिसको हम कहते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लेग ऑरेंज में शो हो रहा है ये बेसिकली हम एक जो यहाँ से जो फुट कांटेक्ट कर रहा है जमीन के साथ और फिर हवा में जो स्विंग फेस से गुजर रहा है और वापस कांटेक्ट कर रहा है जमीन के साथ या फ्लोर के साथ तो इसको बेसिकली हम गेट साइकिल कहते हैं सेम प्रोसीजर फॉलो होता है नेक्स्ट पाँव अगले पाँव पर ओके सो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपनिंग इन वन लेग okay the same sequence is repeated on the other leg this cycle contain its phases and sub phases so now we will discuss about the phases of the gait cycle so Simon firstly described these phases of the gait cycle during these phases of the gait there are two periods also in the gait cycle okay there are two main gait cycles the first one is the stance phase and another one is the swing phase so the stance phase is which make 60 to 65% of the gait cycle and in which the foot is on the ground bearing the weight of the body and act as the shock absorber and it also support the body okay इसमें क्या होता है कि जो जमीन होती जो पाँव होता है वो जब जमीन पर के साथ कांटेक्ट में होता है तो इसको हम स्टांस फेस कहते हैं अच्छा बाकी जो फीचर्स मैंने आपको बताया कि वो जब इसी दौरान जो है ना बॉडी वेट बियर कर रही होती है और शॉक एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम कर रही होती है जो लिम्ब है
जो सा लिम्ब सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, और सपोर्ट इसके साथ साथ जो है ना लिम्ब बॉडी को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, क्लोज्ड काइनेटिक चेन फेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फ्लोर है वो एज अ स्टैटिक सपोर्ट काम कर रहा है, तो इट इज द क्लोज्ड काइनेटिक चेन। ओके, द स्टांस फेजेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब phases. Okay, so the sub phases of the stance phases are 5 in number. Each phase has got its own characteristics and biomechanics, which involve the heel strike, or which is also called as initial contact, the flat foot, which is also called as load response, the mid stance, and it is also called as the single leg stance, the heel off or the terminal stance, and the last one is the toe off or free swing. So now we will discuss it one by one. So the first one is the heel strike. हील स्ट्राइक जैसे नेम से जाहिर है कि जब जो आपका हील है वो जब जमीन को या फ्लोर को इन कांटेक्ट में आता है, तो इस चांस को, इस फेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम हील स्ट्राइक कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जो गेट है वो जस्ट सीक्वेंस ऑफ योर वॉकिंग, या आपका जो वॉकिंग स्टाइल है उसी के बारे में है, उसी को हम गेट कहते हैं। तो अब हमने जो गेट उसको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इसी तरह हम सब कैटेगरीज को एक एक करके पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अच्छा, द हील स्ट्राइक जो है ना वो 10% ऑफ द गेट साइकिल, होल गेट साइकिल क्या कहते कैरी करता है। एंड इसमें क्या होता है कि जो दोनों पांव है वो चाहे जो गेट साइकिल वाला पांव हो या जो कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब हो, दोनों जो है ना जमीन के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं। So now we will discuss about the flat foot stance and mid stance. Okay, so इस स्टांस में हम, इस फेज में हम दो सब फेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे से सिमिलर ही है, अच्छा, या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो जो इस फेज में है वो क्या होता, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेग सपोर्ट, जो कि 40% ऑफ द गेट साइकिल कैरी करता है। ओके, वन लेग कैरीज द बॉडी वेट एंड द अदर लेग गोज थ्रू द स्विंग फेज। जैसे मैंने स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एक पांव जो होता है वो क्या कर रहा होता है कि बॉडी वेट बेयर कर रहा होता है, और जो दूसरा लेग है वो स्विंग फेज से गुजर रहा होता है। मैं आपको स्विंग फेज में अभी आगे आके बताता हूँ। ओके, सो द लेटरल हिप जो है ना वो हमारे पास वेट बेरिंग, एज अ वेट बेरिंग काम कर रहा होता है, और जो मसल्स है या जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो एज अ कोऑर्डिनेशन काम कर रहे होते हैं ताकि बॉडी को स्टेबल रखें। ओके, सो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लैट फुट और मिड स्टांस फेज, ये देखें, ये जब आपका पाँव पूरे जमीन के साथ इन कांटेक्ट हो, और मिड स्टांस जब आपका फ्लैट फुट जब आपका पाँव बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और मिड स्टांस जब आपका पूरे बॉडी वेट आपके बिल्कुल इस हील पर जो है ना, या इस लिम्ब पर कैरी हुआ हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक अलग दूसरा फेज, सब फेज आता है जिसको हम हील ऑफ एंड टो ऑफ कहते हैं। ये बेसिकली टू सब फेजेस हैं, मगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी वेट जो हमने एक पांव पर जो हमने डाला था उसको हम अनलोड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो गेट साइकिल है वो 10% गेट साइकिल ऑफ टोटल गेट साइकिल बनाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो वेट हमने जो गेट साइकिल वाले पांव पर हमने कैरी किया था उसको हम ट्रांसफर करते हैं कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब, यानी कि दूसरे लिम्ब पे, जो पहले स्विंग फेज से गुजर रही थी, अब वो पांव जाएगी, उस पांव का गेट का जो स्टांस फेज है वो स्टार्ट होगा। ओके, सो बोथ फीट आर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, लाइक यू कैन सी हियर दिस बोथ। अब इसमें क्या है कि ये जो पांव था इसने बॉडी वेट बेयर कर लिया, अब ये बॉडी वेट ट्रांसफर करेंगी इस पांव पर जो कि व्हाइट कलर में शो किया गया है। और अगर इन दोनों स्टांस में, सब फेजेस में अगर आप देखें तो जो पांव है, जो फीट है, वो दोनों इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है। ये बेसिकली 2 फेजेस होते हैं और 2 पीरियड्स होते हैं गेट साइकिल में। 2 फेजेस जैसे मैंने आपको बताया, स्टांस और स्विंग फेज है, और 2 पीरियड्स जो होते हैं गेट के वो होते हैं डबल कांटेक्ट और सिंगल कांटेक्ट ऑफ द फुट। ओके, सो अच्छा, अब मैं आपको स्विंग फेज के बारे में बताता हूँ। स्विंग फेज क्या होता है कि अ फेज ऑफ अ गेट साइकिल वेयर द फुट इज इन द एयर, नॉट बेयरिंग वेट,
and moving forward. अच्छा, it contain 1 leg periods. अच्छा, ठीक है। जो टोटल जो हमारे पास स्विंग फेज है, जैसे पिछले फेज में अगर आपने देखा होगा कि ये बॉडी या जो ये लेग है ये वेट बेयर कर रही थी। अच्छा, इस स्टांस में फिर क्या है, ये बॉडी जो लेग है ये अभी हवा में गुजर के आगे जाते हुए और जो बॉडी का वेट है वो दूसरे लेग पर, यानी कि जैसे ये राइट लेग है तो लेफ्ट लेग पर ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ती है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है कि इस फेज के दौरान हमारे पास एक ही फुट कांटेक्ट में होता है जमीन के साथ। ये देखें, अगर आप ये और ये देखें तो इसमें ये दोनों फुट उठे हुए हैं जमीन से, ठीक है। अच्छा, इस जो टोटल स्विंग फेज है वो 40% ऑफ द गेट साइकिल दे रहा होता है। अच्छा, इसके फिर सब फेजेस है जिसको हम एक्सेलरेशन, मिड स्विंग एंड डिसेलरेशन कहते हैं। सो अब हम सब फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके? स्विंग फेज के हम सब फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सो एक्सेलरेशन फेज क्या होता है? वो फेज जब जो लिम्ब है हमारा वो हवा में उड़ना स्टार्ट ही करता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि जब जो हमारा ये लेग है वो अभी हवा में जाने ही वाला है, फिर इस तरह आता है, फिर आगे की तरफ मूव करता है और वेट दूसरे पांव पर ट्रांसफर करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो नी फ्लेक्शन अगर आप देखें, ये देखिए नी फ्लेक्स हो रहा है और एंकल की डोर्सी फ्लेक्शन हो रही है। अगर इसमें आप देखें ये एक पांव हवा में है और जो दूसरा पांव है ये वाला वो इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है, यानी कि 1 कांटेक्ट पीरियड ऑफ द गेट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मिड स्विंग फेज आता है। मिड स्विंग में क्या होता है कि आपका पांव इनिशियल स्विंग से या जो एक्सेलरेशन है उससे आगे जाके दूसरे फेज में एंटर होता है। जैसे ये देखिए, ये इनिशियल स्विंग या एक्सेलरेशन से आपका पांव उठा और अब मिड स्टांस यानी कि डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन के बिल्कुल बीच में है, यानी कि इस दौरान आपका जो टोटल बॉडी वेट है वो कॉन्ट्रोलैटरल लिम्ब यानी कि दूसरे लिम्ब पर जाके ट्रांसफर हो गया होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जिस लेग का हम साइकिल फॉलो कर रहे होते हैं वो हवा में होती है, और जो कॉन्ट्रोलैटरल जो लिम्ब है वो क्या करती है, वो वेट बेयर कर रही होती है। ओके, अच्छा, इसके बाद हम डिसेलरेशन फेज पढ़ते हैं। डिसेलरेशन को हम टर्मिनल फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लेग्स स्लो डाउन एंड प्रिपेयर फॉर द इनिशियल कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ओके, इसमें जैसे आप इस पांव को आप देख रहे हैं, जो लेग है वो मिड स्विंग से एक्सेलरेट होके एक्सेलरेशन पकड़ती है, और इसके बाद मिड स्विंग के बाद डिसेलरेशन यानी कि उसकी एक्सेलरेशन या जो स्विंग है, स्विंग ऑफ द लेग है वो डिक्रीज होके आ रही होती है, और इसके बाद वो जाके प्रिपेयर कर रही होती है कि वो जमीन के साथ इन कांटेक्ट आए। अच्छा, गेट साइकिल रनिंग में अगर हम देखें, जैसे आप देख रहे हैं वॉकिंग में गेट साइकिल कुछ और है और रनिंग में गेट साइकिल कुछ और है। तो अब हम देखते हैं कि वॉकिंग में क्या होता है और रनिंग में क्या होता है। तो जी, वॉकिंग में अगर आप ने देखा हो कि स्टांस पे 60% ऑफ द गेट साइकिल दे रहा था, जबकि आप रनिंग में देखेंगे कि आप फुट कांटेक्ट अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें फुट कांटेक्ट बिल्कुल कम हो रहा है, और इसके मुखालिफ में जो स्विंग फेज है वो ज्यादा हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो स्टांस फेज वो डिक्रीज होता है, स्विंग फेज जो है ना इंक्रीज होता है, और लोड्स ऑन द जॉइंट इंक्रीजेज। लोड ऑन जॉइंट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है बॉडी पर। तो जैसे ही बॉडी आगे की तरफ बढ़ती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ती रहती है, और इस तरह जॉइंट्स पर जो है ना वो प्रेशर आ रहा होता है। अच्छा, जो डबल इसमें क्या होता है कि जो डबल सपोर्ट है, जो मींस के वो पीरियड ऑफ गेट जिसमें दोनों पांव इन कांटेक्ट होते हैं विद द फ्लोर। अगर आप इसमें देखें तो इसमें दोनों पांव कांटेक्ट एक साथ जमीन के साथ नहीं आ रहे हैं, और इसमें क्या होती है कि बायोमैकेनिक्स चेंज हो रही होती है। जैसे अगर आप देख रहे हो तो एंटीरियर तो पेल्विक टिल्टिंग होती है, फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन हो रहा होता है, और कुछ और भी, और बाकी एंगल्स भी कुछ चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल गेट। अब हम थोड़े से नॉर्मल गेट की तरफ आते हैं कि नॉर्मल गेट और एबनॉर्मल गेट में फ़र्क क्या है। पहले मैं आपको नॉर्मल गेट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे एबनॉर्मल गेट की तरफ।
जो पैरामीटर्स है गेट के, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, ये किन लोगों के लिए कंसिडर किया जाता है गेट साइकिल। अगर हमने असेसमेंट करनी हो गेट साइकिल की, तो हमने किन लोगों में ये चीज़ असेस करनी हो, नॉर्मल असेस करनी होती है, तो हमने ये देखना होता है। सो ड्यूरिंग द एज ऑफ 8 to 45 ईयर्स द पैरामीटर विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। अच्छा, जो 8 से नीचे या 8 से 45 से अबव क्यों नहीं, क्योंकि 8 से अगर नीचे हो तो जो इन्फेंट होता है या जो बच्चा होता है वो इन द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द वॉकिंग, यानी कि वो अभी चलना सीख ही रहा होता है या फिर चल ही नहीं पाता, तो उसमें हम क्या गेट असेस करेंगे। और अबव 45 में क्योंकि एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स या एज रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कि उसमें जो है ना फिर गेट नॉर्मल रखना मुश्किल रहता है। ओके, सो द डिफरेंस इन पैरामीटर बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके, अच्छा, इसमें जो मेल एंड फीमेल्स में जो है ना पैरामीटर्स में डिफरेंस आ सकता है, बच्चों में आ सकता है डिफरेंस, और हाइटेड जो लोग हैं उनकी जो पैरामीटर्स है उनमें डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, पैरामीटर्स अभी है क्या, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, जो पैरामीटर्स है वो जो वॉकिंग के साथ या रनिंग के साथ चेंज हो रहे होते हैं, या वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो तो वो चेंज होते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल गेट इन्वॉल्व दिस पैरामीटर अल्टर्ड। सो एबनॉर्मल अगर गेट होगा तो उसमें क्या होगा कि जो ये पैरामीटर्स है वो चेंज हो रहे होंगे या फिर एग्जेजरेटेड या कम हो रहे होंगे। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से हम जिसकी मदद से ये गेट साइकिल अपना एक नॉर्मल गेट साइकिल हो रहा होता है या वकूफ पजीर हो रहा होता है। जो अच्छा, दीज पैरामीटर्स इन्वॉल्व द स्टेप लेंथ, द स्ट्राइड लेंथ, द बेस लेंथ, the base width, the cadence, the lateral pelvic shifting, the vertical pelvic shifting, the pelvic rotation, the center of gravity. So now we will discuss it one by one. So as the name suggests, the step length क्या है कि दो पाँव के दरमियान जब आप चलते हो, फॉर एग्जांपल ये आपने एक स्टेप रखा या आपने दूसरा स्टेप रखा, तो इन दौरान जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप लेंथ कहते हैं। ये बेसिकली जो नॉर्मल स्टेप लेंथ है वो 28 इंचेस होता है। स्टेप लेंथ वेरी करता है विद एज, जेंडर, पेन और फटीग एंड पैथोलॉजी एज वेल। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ क्या होता है कि जब हम एक फीट को फॉलो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम राइट लेग का जो गेट साइकिल है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने जो एक कंसेक्यूटिव 3 पीरियड होता, कंसेक्यूटिव जो लेग की जो स्विंग है या जो स्टेप है उसको हमने फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो 3 the distance between the steps of one complete gait cycle, इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि आपने ये एक पाँव यहाँ से स्टार्ट किया, ये दूसरा पाँव आया और उसी पाँव जिस पाँव से आपने स्टार्ट किया था उसी पाँव पर एंड हुआ, तो हमारे पास ये एक स्ट्राइड लेंथ आता है जिसको हम 56 इंचेस नॉर्मल कंसिडर करते हैं। जो स्ट्राइड लेंथ है वो डिक्रीज होता है एज के साथ, जेंडर के साथ एंड पेन के साथ, फटीग एंड पैथोलॉजी एंड एज वेल एज डिप्रेशन। ओके, एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्राइड लेंथ। द नेक्स्ट स्टांस इज केडेंस। मैं जरा कमेंट्स देख लूं कि वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है। ओके, ओके, अब आप लोग को वॉइस क्लियर आ रही है। मैं अब थोड़ा सा ऊंचा बोल रहा हूँ। ओके, सो केडेंस क्या है, इज द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट आर टेकन इन अ मिनट ड्यूरिंग द गेट साइकिल। जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि जितने स्टेप्स एक मिनट में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैडेंस कहते हैं। जो नॉर्मल कैडेंस है वो होती है 90 to 120 स्टेप्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर आ रहा होता है वो है हमारे पास लैटरल पेल्विक शिफ्टिंग। अच्छा, अगर आप इसमें नोटिस करें कि जो आपको यहाँ पर एनिमेशन शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर पेल्विक शिफ्टिंग यानी कि साइड टू साइड, यानी कि ये देखिए यूं 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 यूं, जो लेटरल पेल्विक शिफ्टिंग ये देखिए ये
ये इसको हम लेटरल पेल्विक शिफ्टिंग कहते हैं, जो नॉर्मल गेट में पाई जाती है तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। ओके, सो जो लेटरल पेल्विक शिफ्टिंग है वो क्या होती है, जब आप जो बेस ऑफ द फुट है या जो आप बेस स्टेप अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसमें जो बेस है वो जो क्या कहते हैं लेटरल पेल्विक शिफ्टिंग है वो ज्यादा हो रही होती है, यानी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही होती है, जो कि एबनॉर्मल गेट्स में आती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, जब आप मूव कर रहे होंगे तो आपकी जो पेल्विस है वो लेटरली शिफ्ट कर रहा होता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं वर्टिकल पेल्विक शिफ्टिंग की तरफ। वर्टिकल पेल्विक शिफ्टिंग जैसे आपको यहाँ पर इस इमेज में दिख रहा है, इट इज बेसिकली द हाइकिंग ऑफ द हिप विच इज नॉर्मली 5 सेंटीमीटर। अगर आप देखें, ये जब आप मूव कर रहे हो तो हिप लेटरल एंड अप एंड डाउन हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होता है कि मैं जरा देख लूं वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको। ओके, सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो आपका हिप है वो अप एंड डाउन इस तरह हाइक कर रहा होता है, और नॉर्मल तब कंसिडर किया जाता है जब ये 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से कम हो। अच्छा, इस पेल्विक जो क्या कहते हैं शिफ्टिंग के दौरान जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो जो हमारा एज अ नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पेल्विक शिफ्टिंग के जरिए ही कंट्रोल की जाती है। अच्छा जी, हाई पॉइंट ड्यूरिंग द हाई पॉइंट, जब व्हेन द हिप इज एट इट्स पीक, द मिड स्विंग एंड लो पॉइंट अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल कॉन्टैक्ट ऑफ द phases of the gait cycle. Okay, so the pelvic rotation क्या होता है, जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपकी जो पेल्विस है या और थोरैक्स है वो भी साथ में रोटेट कर रहा होता है ऑब्लिक प्लेन में, इस तरह, यानी कि जैसे आपको यहाँ इस एरो से शो किया गया होता है। अच्छा, इसमें एक चीज जो ऑपोजिट होती है वो पेल्विक अगर राइट साइड रोटेशन में जा रहा है तो थोरैक्स होगा वो लेफ्ट साइड रोटेशन में जाएगा। ये एज अ नॉर्मल गेट रिस्पॉन्स है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ दोनों राइट में मूव कर रहे हैं या दोनों लेफ्ट में मूव कर रहे हो तब गेट एबनॉर्मल कंसिडर्ड किया जाएगा। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नॉर्मल गेट की तरफ। अगर आपने नॉर्मल गेट किस तरह फाइंड करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गेट नॉर्मल है? ओके, सो सबसे पहले हम स्टांस फेज के बारे में पढ़ते हैं। जो स्टांस फेज में जैसे मैंने आपको फेजेस बताए थे गेट साइकिल के, तो इसमें हम यही फेजेस के बारे में ही देखते हैं। तो फर्स्ट फेज में हील जब स्ट्राइक करे ग्राउंड में तब हमारी जो हिप की जो रोटेशन होगी वो 20 to 40% ऑफ द हिप फ्लेक्शन होगी, और उसके बाद वो मूव कर रहा होगा एक्सटेंशन की तरफ। स्लाइड एडक्शन एंड लेटरल रोटेशन होगी। जब फ्लैट फुट हो रहा होगा जो सेकंड फेज है उसमें क्या होगा कि हिप मूविंग इनटू द एक्सटेंशन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। मिड स्टांस में क्या होता है कि जो हिप है वो मूविंग थ्रू द न्यूट्रल पोजीशन, पेल्विस रोटेटिंग पोस्टीरियरली, हील ऑफ 10 to 15% extension of the hip, abduction and lateral rotation. Okay, while toe off moving towards the extension, the hip moving towards the extension, toward 10% of extension, abduction and lateral rotation. Okay, so now इसके बाद हम पढ़ते हैं कि नी एंड टिबिया पर कौन से क्या हो रहा होता है या कौन सी काइनेमेटिक मोशंस हो रही होती हैं। नी अगर हम हील स्ट्राइक में देखें तो फुल एक्सटेंशन ऑफ द नी एंड टिबिया बिफोर हील कॉन्टैक्ट फ्लेक्सिंग एज द हील स्ट्राइक द फ्लोर। अच्छा, इसमें जितने भी हैं इसमें हम सिर्फ नी और टिबिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सारे नॉर्मल गेट पैटर्न्स हैं।
अच्छा, मिड स्टांस में क्या होता है कि जो 15% ऑफ फ्लेक्शन मूविंग टुवर्ड्स द एक्सटेंशन, जो हील ऑफ में क्या होता है कि 4 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन मूविंग टुवर्ड्स एक्सटेंशन। अगर टो ऑफ में क्या होता है कि मूविंग फ्रॉम नियर टू फुल एक्सटेंशन ऑफ द नी टू 40% ऑफ द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन टू फ्लेक्शन। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल गेट होता क्या है। अच्छा, द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ द लोकोमोशन, जैसे मैंने आपको अभी हिप और नी में बताया कि ये जो है उसकी नॉर्मल सीक्वेंस होती है गेट की, जो कि पोस्टल के साथ काफ़ी इंटरलिंक होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बेसिकली एज अ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है हमारे गेट पर। अच्छा, नाउ स्टांस फेज में हम आगे बढ़ते हैं एंकल और फुट की तरफ। हम अगर हम आगे देखें तो हम एंकल और फुट में क्या हो रहा होता है कि जब हील स्ट्राइक करता है तो सुपिनेशन एट द हील सुपिनेशन हो रही होती है, एंड जब फ्लैट फुट हो रहा हो, जिस टाइम फ्लैट फुट फेस के दौरान प्रोनेशन एंड अडप्टिंग टू सपोर्ट द फेस सरफेस। द मिड स्टांस में क्या होता है कि न्यूट्रल जो लेग होती है वो न्यूट्रल होती है, एंड 3% ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा होता है। जब हील ऑफ होती है तो सुपिनेशन एज द फुट बिकम रिजिड फॉर द पुश ऑफ। जब टो ऑफ जो कि लास्ट फेज है स्टांस फेज का, इसमें क्या होती है कि सुपिनेशन ऑफ द फुट या एंकल हो रही होती है। तो ये बाकी चीजें जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज जो ये हैं, ये भी आप एक नजर देख लें। Okay, so now we will talk about the normal swing phase. नॉर्मल स्विंग फेज में बेसिक क्या होता है। जब नॉर्मल स्विंग फेज में अगर हम देखें तो हिप में क्या होती है, स्लाइड फ्लेक्शन हो रही होती है 0 to 15 डिग्री और मूविंग टू 30% ऑफ 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन हो रही होती है, एंड लैटरल रोटेशन टू न्यूट्रल। ओके, नी पे क्या हो रहा होता है कि जो 30% टू 60 डिग्री, सॉरी मैं इसमें मैं पीछे भी मैंने डिग्री को प्रोनाउंस किया शायद परसेंट से, ये डिग्री है। ओके, 30 to 60 डिग्री नी फ्लेक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द टिबिया मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रल। ओके, एंकल पर क्या हो रहा है स्विंग फेज में, जब एक्सेलरेशन हो रही हो तब इसमें क्या होती है, जो 20% डोर्सिफ्लेक्शन हो रही होती है एंड स्लाइट प्रोनेशन ऑफ द एट द एंकल और फुट पर हो रही होती है। अच्छा, अब हम मिड स्विंग की तरफ अगर हम आके देखें तो मिड स्विंग में क्या होता है, जब हम अगर हम हिप पर देखें तो कंटिन्यूड फ्लेक्शन हो रही होती है अबाउट 30 to 40%, एंड जब हम अगर हम नी की तरफ आके देखें तो मूविंग टू नियर फुल एक्सटेंशन एंड स्लाइट लैटरल टिबियल रोटेशन। अगर हम एंकल एंड फुट पे आके देखें तो एंकल जो होता है वो न्यूट्रल पोजीशन या स्लाइट सुपिनेशन में हो रहा स्लाइट सुपिनेशन में मूव कर रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं मसल एक्शन ड्यूरिंग द नॉर्मल गेट। कौन कौन से मसल क्या क्या एक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टांस फेज में अगर हम देखें जब इनिशियल कांटेक्ट हो रहा होता है तो इसमें हमारे पास जो एक्टिव मसल ग्रुप्स होते हैं वो है एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स है या हिप एक्सटेंसर्स हैं, एज यू कैन सी हेयर द नी फ्लेक्सर है। अच्छा, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, टिबियालिस एंटीरियर, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोडिंग फेज की तरफ आए तो लोडिंग फेज में क्या होता है कि नी एक्सटेंसर एक्टिव होते हैं, हिप एबडक्टर्स एंड एंकल प्लांटर फ्लेक्सर जो है वो एक्टिव होते हैं, जिसके एग्जांपल्स क्या है, वास्टस मीडियस, गैस्ट्रोनीमस सोलियस। ओके, इसके बाद अगर हम मिड स्टांस में आए तो मिड स्टांस में जो एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स है वो आइसोमेट्रिकली एक्टिव होते हैं और वो जिनके एग्जांपल गैस्ट्रोनीमस एंड सोलियस है। अच्छा, इसके बाद हम टर्मिनल स्टांस की तरफ अगर आए तो जो एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स है वो कंसेंट्रिकली, यानी कि जो कंट्रैक्शन मींस द साइड ऑफ द साइज ऑफ द मसल इज डिक्रीजिंग व्हाइल इट जनरेटिंग द फोर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रुप जो इन्वॉल्व होते हैं वो गैस्ट्रोनीमस एंड सोलियस मसल्स होते हैं। अब हम अगर स्विंग फेज की बात करें तो स्विंग फेज में हमारे पास प्री स्विंग्स में जो एक्टिव होते हैं वो हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, जिसमें इलियोसॉस एंड रेक्टस फेमोरस आ जाता है। इनिशियल स्विंग में क्या होता है जब तो उसमें हमारे पास एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स एंड हिप फ्लेक्सर्स एक्टिव हो रहे होते हैं, जिसके एग्जांपल्स टिबियालिस एंटीरियर एंड इलियोसॉस एंड रेक्टस फेमोरस एज एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम मिड स्विंग की तरफ आए तो उसमें हमारे पास एंकल
डोर्सिफ्लेक्सर्स एक्टिव होते हैं, जिसमें टिबियालिस एंटीरियर मोस्टली एक्टिव होता है। इसके बाद टर्मिनल स्विंग में हमारे पास जो है नी फ्लेक्सर्स हैं, हिप एक्सटेंसर्स है, एंकल डोर्सिफ्लेक्सर्स एंड नी एक्सटेंसर जो है ना वो एक्टिव होते हैं। जिन मसल्स के नेम है हैमस्ट्रिंग है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, टिबियालिस एंटीरियर एंड वास्टस मीडियालिस है। ओके अच्छा, अब हमने नॉर्मल गेट पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से एक्शंस या कौन कौन से जो फोर्सेस है वो एक्ट कर रहे हैं, किस तरह एक्ट कर रहे हैं जिस टाइम वो क्या कहते हैं जो गेट है वो नॉर्मल होगा। तो अब हम आते हैं एबनॉर्मल गेट की तरफ। अच्छा, एबनॉर्मल गेट में क्या होता है कि जो एबनॉर्मलिटी और इज अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल वॉकिंग गेट और प्रॉब्लम इन एनी फेज ऑफ द गेट। Watching a patient walk is the most important part of the neurological examination, as you people are well aware of the neurological examination. The gait is one of the important component of the neurological examination. Okay, so normal gait required that many system including जिसमें हमारे पास स्ट्रेंथ आता है, सेंसेशन आती है, कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन आता है, एजिलिटी आ रहा होता है। ओके अच्छा, इसके बाद जो एबनॉर्मल गेट है उसकी कॉजेस क्या हैं। गेट एबनॉर्मलिटी जो कि काज होती है पैथोलॉजी या डिफॉर्मिटी की वजह से, जिसमें हमारे पास न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन या डिप्रेशन या फियर भी आ जाता है। डिप्रेशन जैसे ओल्ड एज में अगर आपने देखा होगा कि जो पेशेंट जो रिसेंट जो गिर चुके होते हैं, उनको अगर आप कहें तो कि आप एकदम से उठें तो वो पहले घबराएंगे। तो इस तरह एज अ फैक्टर ये अफेक्ट कर रहा होता है गेट पर। अच्छा, इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम या मस्कुलोस्केलेटल काजेज में अगर हम जाएं तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स इन द मसल्स, बोन्स, जॉइंट, जिसकी वजह से हमारे पास गेट प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है, जो कि गेट एबनॉर्मलिटी में अफेक्ट कर सकता है इफ देयर इज प्रॉब्लम इन द ग्रेविटेशनल फोर्स और द ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक कासेस की तरफ अगर हम जाएं तो स्पेसिफिक कासेस मैं अभी आपको बताता हूं कि उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है। मैं देख लूं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कुछ। I think there is some problem with slides में प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या मसला आ रहा है? अब देखें, सही आ रही है, स्लाइड सही आ रहे हैं। मैं एक मिनट देख रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रहा है शायद। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्लाइड शो नहीं हो रही।